मैं झूठा तो कुत्ते का जाना, सच्चा तो तेरी माँ का कसम पे। धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, नदी में कूद जाएंगे। ओए तो मैंने गोटियां पकड़ रखी हैं क्या तेरी? क्या आप जानते हैं कि प्रभास के बाहुबली बनने के पहले कोई और बाहुबली बनने वाला था? लंगड़ा त्यागी बाहुबली, बाहुबली लंगड़ा त्यागी। बिल्कुल सही, लंगड़ा त्यागी को ही बाहुबली बनना था, लेकिन लंगड़ा त्यागी को बाहुबली नहीं बनाया गया और यहीं से पूरा राड़ा स्टार्ट हुआ। लंगड़ा त्यागी लंगड़ा जरूर था, लेकिन दिमाग से बहुत तेज था और जब उसे बाहुबली नहीं बनाया गया तो उसने एक के बाद एक अपनी चाल चलना शुरू कर दी। और जहां पहले एक पति अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन लंगड़ा त्यागी धीरे धीरे उसके दिमाग में शक का बीज बो देता है कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ में संबंध है। और ये सारे काम लंगड़ा त्यागी इतने बारीकी से करता है कि किसी को भी शक नहीं होता है कि वो झूठ बोल रहा है। ये कहानी है साल 2006 में आई बॉलीवुड की बिल्कुल ही एक अलग हटकर फिल्म ओमकारा की। और भले ही फिल्म की भाषा थोड़ी अभद्र रखी गई थी, जो फैमिली ऑडियंस के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन आज फिल्म ओमकारा की गिनती बॉलीवुड में बनी कुछ बेहतरीन फिल्मों में की जाती है। चाहे कहानी कहने का अंदाज हो, इसका पिक्चराइजेशन हो, लोकेशन हो या फिर एक्टिंग हो या डायरेक्शन हो, सब कुछ कमाल था। जहां फिल्म में हमें हर एक किरदार की जर्नी डिटेल में देखने के लिए मिलती है। वो क्या सोचता है, किस तरह से सोचता है और कैसे रिएक्ट करेगा। डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने इसको बेहतरीन तरीके से पर्दे पर दिखाया है। वैसे आपको बता दें कि फिल्म ओमकारा की ये जो बेसिक कहानी है वो साल 1603 में शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए प्ले ओथेलो पर आधारित है। और आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर कितने बेहतरीन राइटर रहे होंगे, जिन्होंने साल 1603 में ही ये कहानी लिख ली थी, जिसमें रखी गई इंसानी सोच और साजिश की ये कहानी 400 साल बाद भी लोगों को बिल्कुल रिलीवेंट लगती है। तो विशाल भारद्वाज ने शेक्सपियर के ओथेलो का जो मूल सार है वो अपनी फिल्म ओमकारा में रखा था, लेकिन इसको बिल्कुल अपने तरीके से उन्होंने बनाया है। जहां उत्तर प्रदेश के मेरठ रीजन में उन्होंने ये कहानी सेट की थी और वहीं के हिसाब से इसमें हमें भाषा भी सुनने के लिए मिलती है। वैसे आपको बता दें कि विशाल भारद्वाज ने शेक्सपियर के 3 अलग अलग प्ले के ऊपर बॉलीवुड में 3 फिल्में बनाई हैं। जहां ओमकारा के पहले विशाल भारद्वाज ने फिल्म मकबूल बनाई थी, जो शेक्सपियर के मैकबेथ पर आधारित थी। आगे चलकर 2006 में उन्होंने ओमकारा बनाई, जो शेक्सपियर के ओथेलो पर आधारित थी। और आगे चलकर 2014 में उन्होंने शाहिद कपूर के साथ में हैदर बनाई, जो भी शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए प्ले हैमलेट पर आधारित थी। और इस तरह से विशाल भारद्वाज ने बॉलीवुड में अपनी इन 3 फिल्मों की ट्रायलॉजी कंप्लीट की थी और आज ये तीनों ही फिल्में बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती हैं। ओमकारा रिलीज हुई थी 28 जुलाई 2006 को और इसमें हमें नजर आए थे अजय देवगन, सैफ अली खान, करीना कपूर, विवेक ओबराय, कोंकणा सेन शर्मा, नसरुद्दीन शाह और बिपाशा बसु। फिल्म का हिंदी में पूरा स्क्रीन प्ले तैयार किया था रॉबिन भट्ट, अभिषेक चौधरी और विशाल भारद्वाज ने, और डायलॉग्स भी विशाल भारद्वाज ने ही लिखे थे। फिल्म का डायरेक्शन भी विशाल भारद्वाज ने किया था। वैसे आपको बता दें कि विशाल भारद्वाज ने अपने करियर की शुरुआत एक म्यूजिक कंपोजर के तौर पर की थी और उन्होंने अभय, माचिस, सत्या और चाची 420 जैसी कई फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज किया था। आगे चलकर उन्होंने राइटिंग और डायरेक्शन की फील्ड में भी हाथ आजमाया और अपने करियर की पहली फिल्म बनाई मकड़ी, जो वैसे तो एक चिल्ड्रन फिल्म थी, लेकिन विशाल भारद्वाज ने इसको बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट किया था कि बड़े लोगों ने भी इसको पसंद किया। इसके बाद उन्होंने मकबूल और द ब्लू अम्ब्रेला जैसी फिल्में बनाई और ओमकारा के बाद भी कमीने, 7 खून माफ, हैदर और रंगून जैसी तमाम फिल्में बनाई हैं। फिल्म का म्यूजिक भी विशाल भारद्वाज ने कंपोज किया था और ये साल 2006 का चार्ट बस्टर्ड म्यूजिक एल्बम था, जहां इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 8 गाने रखे गए थे और गानों के लिरिक्स लिखे थे गुलजार ने। ये गाने थे बीड़ी जलैले जिगर से पिया, नमक इश्क का, ओ साथी रे, ओमकारा, जाग जा, नैना और लाकड़। जिनमें से बीड़ी जलैले जिगर से पिया और जवां पे लागा जी लागा नमक इश्क का, ये दोनों ही गाने इस साल के टॉप 20 सॉन्ग्स की लिस्ट में शामिल थे। इन गानों में रखा गया म्यूजिक बहुत ही रॉ था और लोगों ने इसको बहुत ज्यादा पसंद किया था और इस साल इसके ऑडियो कैसेट की लगभग 11.5 लाख से भी ज्यादा कॉपी सेल की गई थीं। यहाँ तक कि इन दोनों ही गानों में नजर आने वाली बिपाशा बसु, जिनका फिल्म में वैसे तो कोई बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल नहीं था, लेकिन इन दोनों ही पॉपुलर गानों की वजह से उस समय बिपाशा बसु भी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई थी। गानों में आवाजें थीं सुखविंदर सिंह, श्रेया घोषाल, विशाल भारद्वाज, सुनिधि चौहान, सुरेश वाडकर और रेखा भारद्वाज की। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 26 करोड़ रुपए।
लेकिन उस समय इंडिया में ये बहुत ज्यादा अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई थी और फिल्म ने मात्र 23 करोड़ 22 लाख रुपए का ही कलेक्शन किया था। लेकिन वर्ल्ड वाइड में इसने अच्छा खासा कलेक्शन किया था और लगभग 42 करोड़ 41 लाख रुपए के आंकड़े को टच कर गई थी। तो ओवरसीज में तो फिल्म ने वैसे अच्छे खासे पैसे कमा लिए थे, लेकिन इंडियन बॉक्स ऑफिस के हिसाब से ये एक फ्लॉप फिल्म रही थी, क्योंकि फिल्म ए रेटेड थी। इस वजह से ज्यादातर फैमिली ऑडियंस ये फिल्म देखने के लिए गई ही नहीं थी। जहां उस समय फिल्म ओमकारा को लगभग 625 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म थिएटर्स में देखने के लिए लगभग 58,26,000 लोग आए थे और ये साल 2006 में पैसे कमाने के मामले में 14वें नंबर पर रही थी। वैसे 2006 की अगर टॉप 5 फिल्मों के ऊपर हम एक नजर डालें तो इस साल पहले नंबर पर फिल्म थी धूम 2, दूसरे नंबर पर थी लगे रहो मुन्ना भाई, तीसरे नंबर पर थी क्रिस, चौथे नंबर पर थी रंग दे बसंती और 5वें नंबर पर थी फना। वैसे उस समय भले ही ओमकारा बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन फिल्म ने लोगों के दिलो दिमाग में अपनी एक अलग ही जगह बना ली थी। और ये फिल्म लोगों को कितनी ज्यादा पसंद आई है इसका अंदाजा आप इसकी IMDb रेटिंग को देखकर भी लगा सकते हैं, जहां फिल्म को लगभग 23,000 से भी ज्यादा लोगों ने 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। जहां फिल्म ओमकारा के बारे में कई लोगों का आज भी ये कहना है कि ये फिल्म अपनी बोल्ड लैंग्वेज की वजह से उस समय बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई नहीं कर पाई थी और उस समय ज्यादातर ए रेटेड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उतनी कमाई कर ही नहीं पाती थीं। लेकिन अगर आज के टाइम पर ओमकारा जैसी फिल्म रिलीज होती तो ये पैसे कमाने के मामले में बहुत आगे होती। विशाल भारद्वाज ने बताया था कि उन्होंने शेक्सपियर को पढ़ना बहुत बाद में स्टार्ट किया था और 2002 में मकड़ी जैसी फिल्म बनाने के बाद उनके दिमाग में ये चल रहा था कि शेक्सपियर के प्ले में कितना ड्रामा और कितना पोटेंशियल है कि इसके ऊपर आराम से बॉलीवुड में फिल्म बनाई जा सकती है। और उन्होंने 2003 में शेक्सपियर के मैकबेथ पर आधारित फिल्म मकबूल बनाई, जिसमें इरफान खान, तब्बू, नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी और पंकज कपूर जैसे बेहतरीन एक्टर्स नजर आए थे और ये फिल्म लोगों ने काफी पसंद की थी। और इसके बाद वो शेक्सपियर के अगले प्ले ओथेलो के ऊपर फिल्म बनाने का प्लान करने लगे थे। लेकिन 2003 में आई मकबूल के बाद ओमकारा बनाने के पहले विशाल भारद्वाज इस बीच में आमिर खान के साथ में भी एक फिल्म बनाने का प्लान कर रहे थे, जिसको लेकर उस समय कई बार विशाल भारद्वाज का आमिर खान से मिलना जुलना लगा रहता था। लेकिन दोनों के बीच में कहानी को लेकर काफी क्रिएटिव डिफरेंस थे, जिसकी वजह से आमिर खान और विशाल भारद्वाज इन दोनों ने ही ये डिसाइड किया कि वो ये फिल्म नहीं बनाएंगे। लेकिन इसी बीच विशाल भारद्वाज के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि उन्हें शेक्सपियर के ओथेलो के ऊपर भी एक फिल्म बनानी है और उस समय उन्होंने अपना ये आइडिया आमिर खान को सुनाया तो आमिर खान भी इसको सुनकर काफी एक्साइटेड हो गए। ओथेलो को आमिर खान ने भी पढ़ा हुआ था और उन्होंने विशाल भारद्वाज से कहा कि यार इसमें जो इयागो का किरदार है वो उन्हें काफी पसंद आया है। और उस समय आमिर खान ने विशाल भारद्वाज से कहा कि अगर फ्यूचर में वो इसके ऊपर फिल्म बनाते हैं तो वो इयागो का किरदार प्ले करना पसंद करेंगे। तो उस समय आमिर खान की ये बात सुनने के बाद विशाल भारद्वाज को लगा कि जब आमिर खान को ये कहानी पसंद आई है और ये किरदार इतना पसंद आया है कि वो इसको निभाने के लिए भी तैयार हुए हैं, तो फिर उन्हें इसकी स्क्रिप्ट के ऊपर तेजी से काम करना शुरू करना चाहिए और इसको जल्द से जल्द बनाना चाहिए। जिसको लेकर वो उस समय राइटर रॉबिन भट्ट से मिले और उन्हें अपना ये आइडिया सुनाया। तो रॉबिन भट्ट ने कहा कि ये आइडिया तो काफी अच्छा है और उस समय इन दोनों के दिमाग में ये था कि ये जिस तरह की कहानी है इसमें ओमकारा के रोल में अजय देवगन को ही साइन करना चाहिए। अजय देवगन से तुरंत फोन पर बात की गई तो पता चला कि अजय देवगन तो अपनी फिल्म गंगा जल की शूटिंग महाराष्ट्र के सतारा जिले में कर रहे हैं। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि वो वहीं पर जाकर अजय देवगन से मिलेंगे और ये लोग तुरंत अजय देवगन से मिलने के लिए चले गए, जहां उन्होंने इसका एक बेसिक आइडिया अजय देवगन को सुनाया, जो आइडिया अजय देवगन को काफी पसंद आया और अजय देवगन को खासकर से इयागो का किरदार बहुत अच्छा लगा। और उस समय अजय देवगन को ये अंदाजा हो गया था कि भले ही ये किरदार नेगेटिव है लेकिन ये मेन किरदार पर भी हावी हो जाएगा। तो उस समय अजय देवगन ने विशाल भारद्वाज से कहा कि उन्हें वैसे तो इयागो का किरदार बहुत ज्यादा पसंद आया है, लेकिन अगर वो इसमें इयागो का रोल निभाएंगे तो फिर विशाल भारद्वाज को इसमें ओमकारा के रोल के लिए शायद ही कोई एक्टर मिले। इस वजह से अजय देवगन ने यह डिसाइड किया कि वो इसमें ओमकारा का रोल निभाएंगे। एक्चुअली अजय देवगन इस किरदार के लिए इसलिए भी परफेक्ट थे क्योंकि अजय देवगन की बॉडी, पर्सनालिटी और उनका कलर थोड़ी डार्क है और ओथेलो में भी जो मेन ओथेलो का किरदार है उसका कलर भी थोड़ी डार्क होता है। वहीं पर अजय देवगन के मैनेजर कुमार मंगत पाठक भी मौजूद थे, जो कई सालों से अजय देवगन के मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे। उन्हें ओमकारा की ये कहानी और ये आइडिया काफी पसंद आया और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इसको प्रोड्यूस करेंगे और इस तरह से फिल्म ओमकारा के ऊपर काम होना स्टार्ट हो गया। लेकिन अब मेन प्रॉब्लम ये थी कि इसमें इयागो वाला रोल कौन निभाएगा। हालांकि आमिर खान ये रोल निभाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और इसको निभाने के लिए उन्होंने कई बार अपनी इच्छा भी जताई थी, लेकिन विशाल भारद्वाज को लग रहा था कि शायद आमिर खान इस किरदार के लिए परफेक्ट नहीं रहेंगे और उन्होंने आमिर खान को रिजेक्ट कर दिया।
और इस बात को लेकर कई सालों तक आमिर खान और विशाल भारद्वाज के बीच में मतभेद बने रहे, लेकिन बाद में आगे चलकर इन दोनों ने इसको सॉर्ट आउट कर लिया था। हालांकि पहले फिल्म में लंगड़ा त्यागी वाला रोल निभाने के लिए मनोज बाजपेयी भी काफी एक्साइटेड थे, लेकिन उस समय विशाल भारद्वाज को लगा कि मनोज बाजपेयी की मार्केट वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है, इस वजह से इस रोल के लिए उन्हें साइन नहीं किया। जहां तक कि एक समय जब ये कहानी विशाल भारद्वाज ने विवेक ओबराय को सुनाई तो पहले विवेक ओबराय भी इसमें लंगड़ा त्यागी वाला रोल निभाने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन उस समय विशाल भारद्वाज के दिमाग में इस रोल के लिए केवल और केवल सैफ अली खान की ही इमेज बनी हुई थी, जो उन दोनों काफी रोमांटिक और फैमिली ड्रामा फिल्मों में नजर आ रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं विशाल भारद्वाज को लग रहा था कि सैफ अली खान इस रोल में परफेक्ट रहेंगे, और उन्होंने सैफ अली खान को इसके लिए अप्रोच किया तो सैफ अली खान एक बार में ही इसके लिए तैयार हो गए थे। यहाँ तक कि उस समय सैफ अली खान ने ही विशाल भारद्वाज को मजाक मजाक में यह आइडिया दिया था कि इस किरदार के छोटे बाल सही रहेंगे, लेकिन उस समय सैफ अली खान को यह नहीं लग रहा था कि विशाल भारद्वाज उनके छोटे बाल करवा ही देंगे। एक्चुअली उन दोनों सैफ अली खान ने अपने बाल काफी बड़े रखे हुए थे और कई फिल्मों में वो हमें अपने इसी लुक में नजर आ रहे थे, लेकिन विशाल भारद्वाज जब इस किरदार को तैयार कर रहे थे तो उन्होंने कंप्यूटर पर सैफ अली खान की फोटो के ऊपर ये छोटे बाल रखवा कर देखे, और जैसे ही एडिटर ने सैफ अली खान के चेहरे के ऊपर ये छोटे बाल रखे तो विशाल भारद्वाज को समझ में आ गया कि यही उनके लंगड़ा त्यागी हैं, और विशाल भारद्वाज उस समय सैफ अली खान के पीछे पड़ गए कि उन्हें फिल्म के लिए अपने बाल छोटे करवाने ही पड़ेंगे। लेकिन सैफ अली खान को भी ये पता था कि बाल छोटे क्या, इसमें तो उन्हें पूरा टकला ही करवाना पड़ेगा। हालांकि सैफ अली खान पहले तो इस बात पर अड़े रहे कि वो अपने बाल नहीं कटवाएंगे, और विशाल भारद्वाज को भी उन्होंने समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन विशाल उनकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और धीरे धीरे फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने का समय आने ही वाला था, तो उस समय सैफ अली खान ने फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने के एक दिन पहले रात के 12 बजे अपने बाल कटवाए थे। विशाल भारद्वाज ने बताया कि वो ईद का समय था और उन्होंने सैफ अली खान को फोन करके बोला कि ये ईद है और आज अपने बालों की कुर्बानी तुम दे ही दो, और इस तरह से फिल्म ओमकारा को मिला उसका लंगड़ा त्यागी। इसके बाद केसू वाले रोल के लिए पहले इरफान खान को अप्रोच किया गया था, जो इसके पहले मकबूल में भी एक इम्पोर्टेंट रोल में नजर आ चुके थे, लेकिन ओमकारा के टाइम पर इरफान खान अपनी और दूसरी फिल्मों में काफी बिजी थे, इस वजह से वो इसके लिए अपनी डेट्स नहीं दे पा रहे थे। और बाद में फाइनली इस वाले रोल में विवेक ओबराय को लिया गया, और ये उस समय आई ऐसी 5वीं फिल्म थी जिसमें अजय देवगन और विवेक ओबराय नजर आए थे। इसके पहले ये दोनों कंपनी, युवा जैसी फिल्मों में नजर आ चुके थे, और सैफ अली खान की अजय देवगन के साथ में आई ये तीसरी फिल्म थी। इसके पहले ये दोनों साथ में कच्चे धागे और LOC में नजर आ चुके थे। इसके अलावा पहले करीना कपूर वाले रोल के लिए ईशा देओल को अप्रोच किया गया था, लेकिन डेट्स की कमी के चलते ईशा देओल इसमें काम नहीं कर पा रही थी, और बाद में फाइनली इस रोल में करीना कपूर को लिया गया, जिसमें करीना कपूर बिना मेकअप के भी बहुत ही खूबसूरत नजर आई थी और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस रोल को निभाया था। इसके अलावा इसमें जाने माने एक्टर दीपक डोबरियाल भी नजर आए थे, जो लंगड़ा त्यागी के दोस्त होते हैं। उनकी ये डेब्यू फिल्म थी। दीपक डोबरियाल को आपने आगे चलकर तनु वेट्स मनु, प्रेम रतन धनपायो और हिंदी मीडियम जैसी कई फिल्मों में नोटिस किया होगा। वैसे तो मकबूल में भी दीपक डोबरियाल एक बहुत ही छोटे से रोल में नजर आए थे, लेकिन ओमकारा में उनका रोल काफी अच्छा और काफी बड़ा था। दीपक डोबरियाल ने फिल्मों में आने के पहले कई थिएटर्स में काम किया था और वो एक जाने माने एक्टर थे। यहाँ तक कि फिल्म ओमकारा में सैफ अली खान जिस अंदाज में डायलॉग बोलते हुए नजर आते हैं, उस बोली को समझने की और बोलने की पूरी ट्रेनिंग दीपक डोबरियाल ने सैफ अली खान को दी थी, जो फिल्म के सेट पर खाली समय में घंटों सैफ अली खान को ये सिखाते रहते थे। वैसे आपको बता दें कि सैफ अली खान को हिंदी से ज्यादा इंग्लिश बोलनी आती है और इस तरह की बोली से तो उनका दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं था, लेकिन फिर भी दीपक डोबरियाल के द्वारा सिखाई गई ये भाषा उन्होंने बहुत जल्दी सीखी थी और बेहतरीन तरीके से इसमें डायलॉग्स बोले थे। और ओमकारा में सैफ अली खान के द्वारा बोले गए एक एक डायलॉग आज भी आइकॉनिक हैं। नदी में कूद जाएंगे। ओए तो मैंने गोटियां पकड़ रखी हैं क्या तेरी? इसके अलावा पहले इसमें भाई साहब वाले रोल के लिए ओमपुरी और अनुपम खेर इन दोनों को ही कंसीडर किया गया था, लेकिन बाद में जब ये स्क्रिप्ट डिटेल में नसरुद्दीन शाह ने सुनी तो ये उन्हें काफी पसंद आई और उन्होंने कहा कि इस रोल को वही निभाएंगे, और इस तरह से नसरुद्दीन शाह इसमें हमें भाई साहब के रोल में नजर आए थे। वैसे आपको बता दें कि इसमें लंगड़ा त्यागी वाला जो किरदार है वो विशाल भारद्वाज ने अपने एक स्कूल के दोस्त से इंस्पायर्ड होकर इसमें रखा था। स्कूल में उनका एक दोस्त हुआ करता था संजय राठी, जो वैसे तो लंगड़ा था लेकिन वैसे बहुत बदमाश था, और स्कूल में उसकी बदमाशियों के चलते उसके सारे दोस्त उसे संजय राठी नहीं बल्कि लंगड़ा राठी के नाम से बुलाते थे। तो उस समय उन्होंने स्कूल में अपने इस दोस्त के किरदार को ध्यान में रखते हुए ही सैफ अली खान के किरदार को फिल्म में कुछ ऐसा बनाया था।
विशाल भारद्वाज ने बताया कि स्कूल में उनका जो दोस्त था लंगड़ा राठी, वो अपनी जेब में एक चाकू रखकर भी आता था और लोगों को डराता रहता था। हालांकि फिल्म की मेकिंग के टाइम पर विशाल भारद्वाज ने सोचा कि चलो उससे जाकर एक बार मिला जाए और वो उससे मिलने के लिए गए तो पता चला कि लंगड़ा राठी अब बिल्कुल शरीफ बन गया है और किसी कॉलेज में पढ़ाने भी लगा है। खैर, विशाल भारद्वाज की जो बचपन की यादें थीं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सैफ अली खान के इस किरदार को बनाया था, जहां इस किरदार के लंगड़े होने के बावजूद भी इस किरदार के कारनामे कुछ ऐसे हैं कि लोग इस किरदार से सिंपैथी नहीं बल्कि नफरत करने लगते हैं। वैसे रियल लाइफ में आज भी कई लंगड़े ऐसे हैं जो वाकई में बहुत ही बदमाश हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। जो कहते हैं कि लंगड़े सीधे होते हैं, ये देख आखिरी मादा, ये देख लो, ये लंगड़ा है। और इनकी इन हरकतों को देखते हुए इनके ऊपर हमें दया नहीं आती है, बल्कि लगता है कि भाई ये कितने बदमाश हैं। वैसे आपको बता दें कि फिल्म में जितने भी किरदार रखे गए थे उन सबके नाम कहीं न कहीं ओथेलो में रखे गए किरदारों से मिलते जुलते ही नजर आते हैं। जैसे ओथेलो में मेन किरदार का नाम था ओथेलो, तो ओमकारा में मेन किरदार का नाम ओमकारा था। ओथेलो में वाइफ का नाम रखा गया था डेस्डेमोना, तो वहीं इसमें करीना कपूर के किरदार का नाम रखा गया था डॉली। ओथेलो में विवेक ओबराय के किरदार का नाम केसियो था, तो इसमें केशव रखा गया था। बिपाशा बासु के किरदार का नाम बिनाका था, तो इसमें बिल्लो रखा गया था। दीपक डोबरियाल के किरदार का नाम ओथेलो में था रोडेरिगो, तो इसमें राजन रखा गया था। सैफ अली खान के किरदार का ओथेलो में नाम होता है एयागो, तो इसी से मिलता जुलता उनका नाम ईश्वर त्यागी रखा गया था। और उनकी पत्नी कोंकणा का नाम होता है ओथेलो में एमिला, तो इसमें उनका नाम इंदू रखा गया था। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, विशाल भारद्वाज ने जानबूझकर इन सारे किरदारों के नाम ऐसे ही रखे थे। वैसे विशाल भारद्वाज ने शेक्सपियर के जितने भी प्ले के ऊपर फिल्में बनाई हैं उनके नाम भी बिल्कुल मिलते जुलते ही रखे हैं। जैसे मैकबेथ के ऊपर उन्होंने मकबूल बनाई थी, ओथेलो के ऊपर उन्होंने ओमकारा बनाई थी और हेमलेट के ऊपर उन्होंने हैदर बनाई थी। और उस समय विशाल भारद्वाज ने इसके 3 टाइटल डिसाइड किए थे और बाद में पब्लिक वोटिंग के जरिए इसका नाम ओमकारा रखा गया था, जिनमें से पहला टाइटल था ओमकारा, दूसरा टाइटल था इस्सक और तीसरा टाइटल था ओ साथी रे। हालांकि विशाल भारद्वाज के दिमाग में पहले ही यह टाइटल था कि इसका टाइटल उन्हें ओमकारा ही रखना है, लेकिन इस टाइटल से प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक को ये लग रहा था कि ऑडियंस को ये लगेगा कि ये बिल्कुल एक एक्शन फिल्म है। इस वजह से उन्होंने सोचा कि पब्लिक से इसके बारे में ओपिनियन लेना चाहिए और पब्लिक के सामने ये 3 टाइटल रखे गए थे। वैसे इन तीनों ही टाइटल को अगर आप नोटिस करेंगे तो ये तीनों ही टाइटल फिल्म के गानों के वर्ड थे। जैसे ओमकारा नाम का गाना इसमें हमें सुनने के लिए मिलता है, ओ साथी रे के नाम से भी ये गाना इसमें रखा गया था और नमक इश्क का टाइटल के नाम से भी इसका इश्क टाइटल रखा जाने वाला था। लेकिन जब पब्लिक से इसकी वोटिंग करवाई गई तो पब्लिक ने सबसे ज्यादा ओमकारा के लिए वोट किया था और फाइनली यही इसका टाइटल डिसाइड हुआ। हालांकि उस समय सैफ अली खान भी ये चाहते थे कि फिल्म का टाइटल ओमकारा नहीं बल्कि ओ साथी रे होना चाहिए, क्योंकि सैफ अली खान को ये लग रहा था कि इसमें मेन किरदार का नाम ओमकारा है और उसी नाम पर फिल्म का टाइटल अगर होगा तो ये टाइटल कहीं ना कहीं उनके द्वारा निभाए गए लंगड़ा त्यागी को डोमिनेट कर देगा। लेकिन फाइनली इसका टाइटल ओमकारा ही रखा गया था और लंगड़ा त्यागी इसमें सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आया था। इसके अलावा जब फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी तो पहले यह डिसाइड किया गया कि फिल्म को रियल लोकेशन पर उत्तर प्रदेश में ही शूट किया जाएगा, लेकिन बाद में अजय देवगन ने यह सजेस्ट किया कि फिल्म की शूटिंग उन्हें सतारा और वाई जिले के आसपास करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक वीरान पड़े हुए पहाड़ हैं और ये लोकेशन देखने में बिल्कुल किसी उत्तर प्रदेश के दूर सुदूर गाँव की ही लग रही थी। और विशाल भारद्वाज को ये लोकेशन बहुत पसंद आई और उन्होंने डिसाइड किया कि यहीं पर वो इसकी शूटिंग करेंगे, जहां पर ये गांव का पूरा सेट लगाया गया था और कई दिनों तक यहां पर फिल्म की शूटिंग चलती रही थी। हालांकि इसके अलावा कुछ सीन उत्तर प्रदेश में भी शूट किए गए थे। जैसे फिल्म का ये सीन था जहां पर इस बड़े से टीले के ऊपर अजय देवगन, नसरुद्दीन शाह, विवेक ओबराय और सैफ अली खान बैठे होते हैं और अगला बाहुबली कौन होगा इसके लिए यहाँ पर यह पूजा पाठ चल रही होती है। इस सीन को प्रयागराज से लगभग 14 किलोमीटर दूर शूट किया गया था, जहां इस सीन में बाहुबली का डिसाइड हो जाने के बाद लगभग नीचे 500 जूनियर आर्टिस्ट खड़े किए गए थे और सबको गुलाल दी गई थी। लेकिन जब सारे एक्टर्स इस सीन की शूटिंग करने के लिए यहां पर आए और आसपास के लोगों को पता चला कि यार यहां पर अजय देवगन, सैफ अली खान, नसरुद्दीन शाह और विवेक ओबराय आने वाले हैं, तो आसपास के बहुत सारे गाँव के लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए और लगभग 20,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद थे। तो यहाँ पर ये नीचे जितने लोग खड़े हैं और गुलाल उड़ा रहे हैं ये बिल्कुल रियल लोग थे और शूटिंग देखने के लिए आए हुए थे। इसके अलावा जस्ट इसके बाद का ही सीन था जब सैफ अली खान को बाहुबली नहीं बनाया जाता है और सैफ अली खान आकर अपने आप को एक कांच में देखते हैं,
हालांकि पहले इस सीन को बिल्कुल अलग तरीके से शूट किया गया था, लेकिन बाद में विशाल भारद्वाज को लगा कि इस सीन को उन्हें दोबारा से अच्छे तरीके से फिल्माना है। और जब पूरी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई तब बाद में जाकर इस सीन को अलग से शूट किया गया था। यहाँ तक कि उस समय विशाल भारद्वाज चाहते थे कि सैफ अली खान अगर बिना कपड़ों के इस सीन को शूट करेंगे तो ये और ज्यादा इम्पैक्टफुल नजर आएगा। तो सैफ अली खान ने तुरंत उन्हें जवाब दिया कि वो बिना कपड़ों के इस सीन को शूट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस सीन को उन्हें ही डायरेक्ट करना होगा। और सैफ अली खान ने बोला कि अगर विशाल भारद्वाज बिना कपड़ों के, बिना किसी झिझक के उन्हें डायरेक्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि बाद में इस सीन को ऐसे शूट किया गया था कि नीचे सैफ अली खान ने एक तहमत लपेटी हुई थी और यहाँ पर सैफ अली खान को गुस्से में शीशे के ऊपर हाथ मारना था, लेकिन ये कांच टूट नहीं रहा था। तो इसके लिए कई टेक लेने के बाद सैफ अली खान ने रियल में गुस्से में अपना हाथ कांच में मारा था और कांच सच में टूट गया था। और इस सीन के कट होने के बाद देखा तो सैफ अली खान के पूरे शरीर में कांच के छोटे छोटे टुकड़े चिपके हुए थे। वो तो अच्छा था कि सैफ अली खान ने इस सीन में अपनी आंखें बंद कर ली थी, नहीं तो कांच के टुकड़े उनकी आंख में तक चले जाते। इसके अलावा फिल्म के ये बेहतरीन गाने विशाल भारद्वाज ने जब फिल्म के लिए लोकेशन तलाश रहे थे उसी दौरान ट्रेन में ही कंपोज किए थे। और इस तरह से विशाल भारद्वाज ने बहुत जल्द ही इसका म्यूजिक कंपोज कर लिया था। इसके लिए उन्होंने अलग से समय नहीं लिया था। फिल्म के एक सीन में हमें पीछे लिखा हुआ त्यागी हॉस्टल भी नजर आता है। एक्चुअली विशाल भारद्वाज ने बताया कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पर त्यागी हॉस्टल के नाम का एक हॉस्टल था और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसका नाम त्यागी हॉस्टल रखा था। यहाँ तक कि सैफ अली खान के किरदार का नाम भी उन्होंने लंगड़ा त्यागी रखा था। फिल्म के एक सीन में हमें एक बूढ़ी दादी अपने अंदाज में ही डायलॉग बोलती हुई नजर आती हैं। एक्चुअली ये बूढ़ी दादी कोई एक्टर नहीं थी बल्कि वहीं की एक लोकल महिला थी। इसके अलावा इसमें लंगड़ा त्यागी के बेटे गोलू का रोल निभाया था राहुल कुमार ने, जिनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वही हैं जिन्होंने आगे चलकर 3 इडियट्स में मिलीमीटर वाला ये रोल निभाया था। फिल्म को उस समय थिएटर में ए सर्टिफिकेट के साथ में रिलीज किया गया था, लेकिन आगे चलकर इसको टीवी पर दिखाने के लिए इसके कई सीन्स को कट किया गया था, कई जगह पर बीप का यूज किया गया था और यूए सर्टिफिकेट के साथ में इसको रिलीज किया गया था। फिल्म ओमकारा को उस समय ढेरों अवार्ड मिले थे, जहां पर उस समय फिल्म को 3 नेशनल अवार्ड भी मिले थे और उस समय बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला था कोंकणा सेन शर्मा को। नेशनल अवार्ड के अलावा उस समय 19 फिल्म फेयर अवार्ड के लिए इसको नॉमिनेशन मिला था, जिसमें से इसने 9 अवार्ड जीते भी थे। मुझे तो फिल्म ओमकारा बहुत ज्यादा पसंद आई थी और खासकर से इसमें सैफ अली खान के द्वारा निभाया गया लंगड़ा त्यागी वाला ये रोल, और मुझे लगता है कि आज भी सैफ अली खान के द्वारा उनके करियर में निभाए गए सबसे बेहतरीन रोल में से ये एक है। आपको फिल्म ओमकारा कैसी लगी थी, और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय थिएटर में देखा हो तो हमें थिएटर का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताइए। और अगर फिल्म से जुड़ी हुई आपकी कुछ यादें हैं तो हमारे साथ उनको भी जरूर शेयर कीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।